आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डीएनए टोपोआइसोमेरेज। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये हम पिछले साल ही पढ़ा चुके हैं। तो उसमें इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखेंगे। तो जानते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहली बात तो है कि ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब कि ये डीएनए को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा। और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड वापस से बन जाएगा जब एंजाइम वहां से हट जाएगा। तो जब तक ये रहेगा तभी तक क्लीवेज जो है वो क्लीवेज करने के बाद और उसको रिसील कराने की भी इसकी जिम्मेदारी होती है। तो एंजाइम के हटते ही ये सारी कहानी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। जो सबसे पहला डीएनए टोपोआइसोमेरेज डिस्कवर किया था वो जेम्स वैंग थे। 1971 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ई कोलाई में डिस्कवरी हुई थी इसकी। और इसके बहुत सारे टाइप्स ही मेनली हमको पढ़ना है आज। यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में डीएनए टोपोआइसोमेरेज के बहुत सारे टाइप्स हैं। और उन सभी टाइप्स को दो क्लासेस या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 वाला जो होता है वो क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड, डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को क्लीव करता है और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको पास करता है उस ब्रेक के थ्रू और फिर वापस से रीसील कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो स्ट्रैंड्स का डीएनए है तो इसमें इस पर्टिक तो पूरा ही मिट गया, एक सेकेंड। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसमें अगर यहाँ पर्टिकुलर साइट पे डीएनए टोपोआइसोमेरेज ने इसमें निक इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद क्या करेगा कि ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इस दूसरे स्ट्रैंड को इस निक के थ्रू पास करा देगा। यानी कि इसको हम दूसरे कलर से दिखा दें, ये स्ट्रैंड इधर से निकल गया और फिर हमको जो डीएनए मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ? एक, दो, बस। यहाँ पे हम तीन देख रहे थे, क्रॉसिंग हो रही थी। यहाँ पे दो ही क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ वाला इलाका ओपन हो गया। क्योंकि ये जब ये वाला स्ट्रैंड जो कट नहीं हुआ है वो इस कटे हुए हिस्से से निकल आएगा बाहर, तो खुल जाएगा उतना स्ट्रैंड, तो इससे लिंकिंग नंबर भी चेंज होगा। तो इस तरीके से इसकी एक्टिविटी होती है सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे। ऐसे टोपोआइसोमेरेज जिनके आगे ऑड रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हों वो टाइप 1 को बिलोंग करते हैं। तो जैसे टोपोआइसोमेरेज 1, टोपोआइसोमेरेज 5, टोपो लिख रहे हैं शॉर्ट में टोपोआइसोमेरेज को। फिर अगली खास बात इनकी क्या है कि इनको एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ये जो कैटालिसिस सुपर बॉन्ड की निकिंग और रीसीलिंग कर रहे हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। तो एनर्जी तो चाहिए ही। तो ये जो एनर्जी आती है कहाँ से आती है? दिस रिएक्शन इज ड्रिवन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन सुपर कॉइल डीएनए। डीएनए सुपर कॉइलिंग भी हम पढ़ा चुके हैं, डीएनए लिंकिंग नंबर और ट्विस्ट राइड ये सब पढ़ा चुके हैं। ये देखो, ये क्या है? ये ट्विस्टेड फॉर्म में है। ये नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए है। तो ये सुपर कॉइलिंग टेंशन जब रिमूव होती है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ही निक और रीसील करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है टोपोइसोमेरेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक एक्सेप्शन है, रिवर्स गायरेज, या कुछ लोग जाइरेज पढ़ते हैं, हम गायरेज पढ़ेंगे इसको। रिवर्स गायरेज जो होता है ये क्या करता है? ये पॉजिटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस कर देता है। यानी कि नॉर्मल डीएनए जो है उसको पॉजिटिवली सुपर कॉइल करता है और इस प्रोसेस के दौरान ये एटीपी को यूज करता है। तो एक्सेप्शन हो गया। हमने यहाँ क्या कहा कि एटीपी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है,
लेकिन रिवर्स गायरेज जो है वो एटीपी इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस करता है। रिवर्स गायरेज इसीलिए इसको कह रहे हैं। जबकि टोपोआइसोमेरेज का काम क्या है? सुपर कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करना। तो काम भी उल्टा कर रहा है, तो एटीपी चाहिए। उल्टा काम करने के लिए बड़ी ताकत लगती है। अब भैया देख लेते हैं टाइप 2 के कुछ पॉइंट्स। तो टाइप 1 में वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्लीव होगा। यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के क्लीव होंगे, और दोनों स्ट्रैंड्स क्लीव होने के बाद जो दूसरा डबल स्ट्रैंड है वो पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गैप है, तो दोनों स्ट्रैंड ब्रेक करके और दूसरा जो डबल स्ट्रैंड है उसको पास करके, उस ब्रेक के थ्रू पास करके वापस से रीसील कर दिया जाएगा। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, यहां समझो डायग्राम में। पता नहीं, बहुत छोटा है ये। इतना इलाका जो है यहां से लेके यहां तक, अगर इस पे हम विशेष ध्यान दें तो ये जो रन कर रहा है इतना, ये डीएनए का डबल हेलिक्स ऐसे रन कर रहा है पूरा। अगर हमको ये वाली सुपर कॉइलिंग टेंशन रिमूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा? टाइप 2 वाला इन दोनों स्ट्रैंड को यहां से ऐसे ब्रेक कर देगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों स्ट्रैंड को यहां से ब्रेक करेगा, और जहां पे ब्रेकेज पॉइंट या निक जनरेट हुआ, इसमें से इस वाले स्ट्रैंड को बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। और इतना, ये दोनों जो दो कॉइल्स दिख रहे हैं हमको, अब सिंगल कॉइल हो जाएगा क्योंकि ये रिलैक्स हो जाएगा। तो ये काम करता है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। इवन नंबर से इसको, इवन रोमन न्यूमरल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अगर कहीं लिखा होगा तो टाइप 2 को बिलोंग करेगा। इसको भी किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। किस पर्पस के लिए? क्लीवेज करने के लिए, यानी निक इंट्रोड्यूस करने के लिए, और रीलाइगेशन करने के लिए, यानी कि वापस से रिसील करने के लिए। इन कामों के लिए इसको एनर्जी नहीं चाहिए, बट इसको इसीलिए हमने सर्कल के अंदर कर दिया है। इट रिक्वायर्स एटीपी फॉर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन साइकिल। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब क्या है? कि जो एंजाइम उतनी दौरान इस इन स्ट्रैंड्स को होल्ड करके एक साइड से दूसरे साइड मूव करके और रीसील करेगा, इस दौरान उस प्रोटीन के या उस एंजाइम के स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए इसको एटीपी की जरूरत होगी। तो अगर जनरल सेंस में हम ये कहें कि क्या इस पूरी प्रोसेस के दौरान टाइप 2 एटीपी कंज्यूम करता है, तो हाँ करता है। लेकिन जब बाल की खाल निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअल रिएक्शन के दौरान ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है एटीपी। ये अपने लिए, खुद के लिए एटीपी का इस्तेमाल कर रहा है, खुद में चेंजेस जो उसने इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसी की वजह से बाकी की रिएक्शन होगी। अब इस डायग्राम पे हम अभी बाद में आएंगे, आगे चलते हैं, क्योंकि बाद के पॉइंट्स पहले देख लेंगे तब ये डायग्राम समझ में आएगा। नोट, सभी टोपो आवाज आइसो, नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? ओहो, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। तुम लोगों को आ रही है? आ रही है। नहीं आ रही है ना? सर आवाज नहीं आ रही है किसी को। क्या अब आने लगी? हेलो? यस अब अब आ रही है। थोड़ा सा आज वो करो, टॉलरेट करो, क्योंकि हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की हालत बहुत खराब है इंटरनेट के मामले में। पता नहीं मेरे ही घर की हालत खराब है। अगर बीच में नहीं आ रही है आवाज तो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो मिल जाएगा, वीडियो भी हम दे देंगे। तो हो सकता है एक दो बार ये प्रॉब्लम फिर से आए, तो प्लीज बी पेशेंट। इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। तो अब हाँ, तो जितने भी टोपो आइसोमेरेज हैं, इनमें एक न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन रेसिड्यू होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ये बेसिकली। और ये जो टायरोसिन रेसिड्यू है यही स्ट्रैंड क्लीवेज को प्रमोट करता है। तो अच्छा,
टायरोसिन में जो ऑक्सीजन होता है स्पेशली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो उसको टायरोसिल ऑक्सीजन कहते हैं। यही अटैक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे और उसको तोड़ता है, साथ ही साथ फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो फॉस्फोटायरोसिन या टायरोसिन रेसिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटी के लिए, ये जान लिए हम। डीएनए स्ट्रैंड की जो रीजॉइनिंग हो रही है ये होती है बाय सेकेंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि पहली रिएक्शन का रिवर्स होता है। अब इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में हमने नहीं बताया, लेकिन अगर इस डायग्राम को देखें, जो कि बहुत ज्यादा लेजिबल तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो ये टायरोसिन रेसिड्यू है ये एंजाइम से आ रहा है। नहीं आ रही आवाज ना? ब्रेक हो रही थी, अब आ रही है। हाँ, ऐसे ही चलेगा, क्या करें। तो ये जो टायरोसिन रेसिड्यू है इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये फॉस्फेट पे अटैक करता है। अटैक इन द सेंस, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉस्फोटायरोसिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखिए, 1A 2A 2B ये लिखा हुआ है, इसका एरो इधर की तरफ दिखा रहा है। 1B 1C 1C तो खैर क्लासिफिकेशन में इसमें हमने नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में है 1B 1C। ये जो टाइप्स हैं टोपोआइसोमेरेजेस के, इसके लिए डायग्राम एरो इधर दिखा रहा है। इन तीनों एंजाइम्स की, तीनों टाइप ऑफ टोपोआइसोमेरेसिस की खासियत क्या है कि ये 5 प्राइम एडक्ट बनाते हैं। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये 5 प्राइम कार्बन से ये पूरा इलाका, ये फॉस्फोटायरोसिन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये 3 प्राइम जो कार्बन है इससे पूरा फॉस्फोटायरोसिन जुड़ा हुआ है। तो ये 3 प्राइम एडक्ट बनाता है कौन? 1B 1C। और 5 प्राइम एडक्ट कौन बना रहा है? 1A 2A 2B। तो इसको हम अभी आगे और देखेंगे, अभी जब टाइप्स में पढ़ेंगे। ये तो बेसिक हमको समझाना था, नोट में जो पॉइंट था। अब वापस से टाइप 1 टाइप 2 पे आ जाते हैं, यही हम कंटिन्यू कर रहे थे। टाइप 1 जो है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, टाइप 1A टाइप 1B। तो टाइप 1A जो होता है ये क्या करता है, ये 5 प्राइम फॉस्फेट से कोवेलेंटली जुड़ जाता है जब डीएनए की हाइड्रोलिसिस करानी है। और फिर ऐसा करने के बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट है उसको इसने जो ट्रांजिएंट ब्रेक इंट्रोड्यूस किया, मतलब काटा दूसरे सेगमेंट को, उसके थ्रू पास करा देता है। और इस वजह से लिंकिंग नंबर चेंज हो जाता है बाय 1। चेंज इन द डिग्री ऑफ लिंकिंग नंबर इज 1 यूनिट। टाइप 1B की अगर हम बात करें तो ये कोवेलेंटली किस से बाइंड कर रहा है? 3 प्राइम फॉस्फेट से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 प्राइम पे भी फॉस्फेट लिखा हुआ है, 3 प्राइम पे भी फॉस्फेट। जनरली हम डीएनए के सेंस में कहते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, ऐसा नहीं करना है। यहाँ भी 3 प्राइम फॉस्फेट पे ध्यान देना है, फॉस्फेट ग्रुप को लेके तब ये जुड़ेगा, फॉस्फोटायरोसिन बनाएगा। तो यहाँ पे कोवेलेंटली किससे जुड़ रहा है ये टाइप 1B वाला एंजाइम? 3 प्राइम फॉस्फेट से। और इसमें फिर ये क्या करेगा, ध्यान से, ये कट करता है एक डीएनए स्ट्रैंड को, क्योंकि टाइप 1 है तो सिंगल स्ट्रैंड को ही कट करेगा। और जो डुप्लेक्स एंड है उसको रोटेट कराता है। ये वाला क्या करा रहा था, दूसरे स्ट्रैंड को पास करा दे रहा था जहां कट लगाया था, लेकिन ये पूरे डुप्लेक्स को, जहां कट लगाया उसके बियॉन्ड पूरे डुप्लेक्स को रोटेट कराता है। एक सिंगल राउंड रोटेट कराने के बाद इससे क्या होता है कि जो लिंकिंग नंबर है वो ज्यादा चेंज हो सकता है बाय एनी इंटीजर। अभी इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे डायग्रामेटिकली, या पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर टाइप। यहां पे देखिए ध्यान से, टाइप 1A की हम बात कर रहे हैं और ये टाइप 1B की बात कर रहे हैं जो अभी हमने बात की। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो टाइप 1A जो है वो किससे जुड़ा हुआ था? ये टायरोसिन रेसिड्यू है इसका, फॉस्फोटायरोसिन, 3 प्राइम फॉस्फोटायरोसिन से जुड़ा हुआ है।
और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जहां कट लगा, ये ब्लैक वाले स्ट्रैंड पे कट लगा है, तो ये जो ग्रे वाला स्ट्रैंड है ये इस कट के थ्रू पास हो गया। इसको क्या कहते हैं? दिस मैकेनिज्म इज नोन एज स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। और ये जो दूसरा वाला है, यहां पे अगर आप ध्यान दें टाइप 1B वाले में, तो इसमें जहां पे निक लगा, जहां पे कट हुआ, इस कट के बियॉन्ड वाले पॉइंट में पूरा ये ड्यूप्लेक्स जो है एक राउंड रोटेट कर जाता है। तो ये स्ट्रैंड खुल गया यहाँ जो बचा हुआ है, और उसके बाद वापस से रीसीलिंग हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज, ऐसे कह सकते हैं इसको कि रोटेशनल मैकेनिज्म। अजीब कलर है, दिख ही नहीं रहा है ये वाला, रोटेशनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो दोनों की मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग है। इसमें वो बचा हुआ स्ट्रैंड पास कर जाएगा, यहाँ पे पूरा ड्यूप्लेक्स रोटेट करेगा बियॉन्ड द निक पॉइंट। अब वापस से आ जाते हैं जरा। अब देखो भैया, ऊपर से आते हैं। हम टाइप 1A और टाइप 1B की बात कर रहे हैं। अब टाइप 1A में फिर से हमारे पास तीन तीन टाइप के हैं, टोपो 1A, टोपो 3, रिवर्स गायरेज। टोपो 1A यू बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा अबंडेंटली पाया जाता है। टोपो 3 यू बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स में अबंडेंट है। रिवर्स गायरेज यू बैक्टीरिया और आर्किया में अबंडेंट है। जो टोपो 1A और टोपो 3 है, ये क्या करते हैं? ये रिलैक्स करते हैं पॉजिटिवली या निगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए को। तो इनका मेन काम क्या है? रिलैक्सेशन, यानी कि टेंशन को, सुपर कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करेंगे। जबकि रिवर्स गायरेज अभी हमने बताया क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस पॉजिटिव सुपर कॉइल इनटू डीएनए। तो ये बढ़ाएगा सुपर कॉइलिंग को, इसीलिए रिवर्स गायरेज नाम है इसका। टाइप 1B में एक ही है सिंगल मेंबर इन द फैमिली, टोपो 1B जिसको कहते हैं। तो यही वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, यानी रोटेशनल मैकेनिज्म जो है, जो टाइप 1B का कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो था टाइप 1 का हिसाब किताब। टाइप 2 में आ जाते हैं। टाइप 2 में देखिए क्या है। यहाँ पे जो एंजाइम है, जैसा कि हम पहले भी देखे थे, डबल स्ट्रैंड ब्रेक को इंट्रोड्यूस करता है किसी एक डीएनए में, एक डीएनए साइड में। और इस डीएनए को जहां पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस हुआ, उसको हम कहते हैं जी सेगमेंट। इस डबल स्ट्रैंड ब्रेक यानी जी सेगमेंट के थ्रू ये दूसरे सेगमेंट को पास करा देगा, जिसको हम कहेंगे टी सेगमेंट। तो जी सेगमेंट कटेगा और टी सेगमेंट उसके थ्रू पास हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से बना दें छोटा सा, ऐसे, ये डबल स्ट्रैंड हमने बना दिया। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो अगर ये वाला स्ट्रैंड यहां से कट हुआ, ये कट हुआ, तो इसको हम, पता नहीं, ये तो कॉमन ही लग रहा है, लेकिन बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए, दिस विल बी कॉल्ड एज जी स्ट्रैंड। लेकिन यहाँ खुलेगा ही क्या? नीचे वाले में बनाना चाहिए था हमको, ये तो सिंगल ही है। ऊपर वाले डायग्राम में समझो। यहाँ देखो वापस से, यहाँ जो हमने कट लगाया, तो इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज जी स्ट्रैंड। और इसके थ्रू ये वाला हिस्सा पास हो जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज टी स्ट्रैंड या टी सेगमेंट। सेगमेंट लिखे थे ना, उसको भी सेगमेंट बोल देते हैं। सेगमेंट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। जी सेगमेंट जो कटेगा, टी सेगमेंट जो उसके थ्रू पास होगा।
अब इसमें भी दो सब फैमिलीज हैं, यानी कि टाइप 2 वाले में भी दो सब फैमिलीज हैं, टाइप 2A, टाइप 2B। टाइप 2A जो होता है ये सभी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में और कुछ वायरसेस में पाया जाता है, टाइप 2A वाला। ये फिर से तीन टाइप का है, टोपो 2, टोपो 4 और डीएनए गायरेज। एबंडेंटली टोपो 2 कहाँ पाया जा रहा है? यूकैरियोट्स में, टोपो 4 बैक्टीरिया में और डीएनए गायरेज आर्किया में। एबंडेंसी की बात कर रहे हैं हम। टाइप 2B फिर से दो टाइप का है, टोपो 6 और स्पो 11। टोपो 6 प्लांट्स में और स्पो 11 यीस्ट में, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी में पाया जाता है। अब देखो ये जितने भी हैं टाइप 2A टाइप 2B के जितने भी मेंबर्स हैं सारे पांचों, ये दोनों के दोनों डुप्लेक्स स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, दोनों स्ट्रैंड पास करेगा। दोनों टाइप्स 2A और 2B इनमें सेम एटीपीएज और क्लीवेज डोमेन्स होते हैं, लेकिन इनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी उस टर्सरी स्ट्रक्चर की वजह से डोमेन सेम टाइप के क्रिएट होंगे, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। और ये लिंकिंग नंबर को कितने वैल्यू से चेंज करते हैं? बाय 2। तो टाइप 1A जो हमने देखा था वो था, उसमें लिंकिंग नंबर 1 से चेंज हो रहा था। टाइप 1B जो हमने देखा था उसमें लिंकिंग नंबर किसी भी इंटीजर से चेंज हो सकता था, और वो डिपेंड करता कि कितनी बार रोटेशन हो रहा था। और यहाँ पे जो डुप्लेक्स स्ट्रैंड पासेज मैकेनिज्म हो रही है, इसकी वजह से लिंकिंग नंबर जो है की वैल्यू चेंज हो रही है 2 से। अब ये डिपेंड करता है 2 बढ़ेगा 2 घटेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल है कि नेगेटिव सुपर कॉइल है। नोट, वैसे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नहीं, लिंकिंग नंबर बढ़ घट सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव सुपर कॉइल है। ओवरऑल मोटो क्या है? रिलैक्स करना है जो सुपर कॉइलिंग टेंशन है उसको। नोट में क्या है कि ये दोनों के दोनों लिंकिंग नंबर को चेंज कर देते हैं। इस तरीके की बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं टाइप 1 टाइप 2, तो उनकी बेसिक मैकेनिज्म बाय चेंजिंग द लिंकिंग नंबर। तो ये वाला डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला देखो इसमें क्या हो रहा है। हाँ यहाँ देखो जी सेगमेंट टी सेगमेंट यहाँ दिखाया तो है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ये जी सेगमेंट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया एंजाइम ने लाइक दिस, और ये टी सेगमेंट जिसको पास होना है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एटीपी का इस्तेमाल कर रहा है, दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के, और इसने कट लगा दिया जी सेगमेंट में। देखो जी सेगमेंट ये ब्लैक वाला था, इसमें इसने कट लगा दिया, और उसके बाद ये इसी कट के थ्रू ये टी सेगमेंट जो है वो निकल आया बाहर। ये देखो यहाँ बाहर आ गया। बस अब वापस से एटीपी हट जाएगा और ये फिर इसी स्टेट में दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा, दूसरे जी सेगमेंट से। तो इस तरीके की टाइप 2 आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज की मैकेनिज्म है। सिंपल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोपो आइसोमेरेज। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, विच इज ऑफ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, देखो ये जो मेथड है रेप्लिकेशन का, ये दो जगह या दो टाइप के डीएनए में मेनली पाया जाता है। सबसे पहला तो आप समझ लीजिए कि ये पाया जाएगा ऑपरेशनल इन प्लाज्मिड्स, और दूसरा है सम वायरसेस। और इसमें भी ये जो वायरसेस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हैं वो भी जान लीजिए। एक तो लैम्डा और दूसरा M13। ये जो बैक्टीरियोफाजेस हैं दोनों, तो लैम्डा फाज, ये भी फाज ही है। तो इनमें ये मैकेनिज्म रोलिंग सर्कल वाली चलती है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड में हम देख लेते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे रन करती है। तो डायग्राम के हेल्प से इसको हम समझेंगे। अब इसमें देखिए ये क्या है? ये प्लाज्मिड डीएनए है। दिस इज प्लाज्मिड डीएनए।
तो ये प्लाज्मिड डीएनए, इसका अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वो कोड करता है एक प्रोटीन को, जिसको हम कह रहे हैं रेप ए प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये प्लाज्मिड डीएनए ही खुद ही कोड करता है इसको। रेप ए प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या है, एक रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन है। इस रेप ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले क्या करेगा, ये रेप ए आके ओरिजिन से बाइंड कर जाएगा। ओरिजिन से बाइंड करने के बाद अगले डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो ये सिंगल स्ट्रैंड पे निक इंट्रोड्यूस करेगा, कट लगाएगा। कट लगाने के बाद ये 5 प्राइम जो एंड है उसको होल्ड करके रखे रहेगा। अब ये जो 3 प्राइम OH एंड है ये क्या कर रहा है, नाउ दिस 3 प्राइम एंड सर्व्स एज प्राइमर फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि हमको मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं वो खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, 3 प्राइम एंड की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कट लगा के इसको थोड़ा सा किनारे करके रख देगा कि भैया ये 3 प्राइम OH जो ग्रुप है वो एक्सेसिबल हो डीएनए पॉलीमरेज 3 को। ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा और आने के बाद ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना अभी शुरू ही करेगा। उससे जस्ट पहले ये रेप ए जो है ये क्या करता है, ये रिक्रूट करता है हेलिकेज को, और हेलिकेज क्या करेगा, अनबाइंड करेगा। ये देखो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है इसको अनबाइंड करके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग करेगा। यहाँ पे आप देखें हेलिकेज, ये है हेलिकेज, तो ये खोलता चला जा रहा है। अब जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बाहर वाला जो स्ट्रैंड है ये ओपन होता चला जाएगा, और जब ओपन होता चला जाएगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी मौजूद रहती हैं जो इससे जुड़ती चली जाती हैं। हेलिकेज अपना काम कर रहा है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये इस बाहर वाले स्ट्रैंड को आगे एक्सटेंड कर रहा है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आगे का डायग्राम देखें तो उसमें और समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये अब सिंगल स्ट्रैंड बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ गया, बहुत ज्यादा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच हो चुकी हैं, और ये पॉलीमरेज लगातार रेप्लिकेशन करता चला जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रेप ए का काम आएगा। जैसे ही ऑलमोस्ट जितना डिजायर्ड इसकी लेंथ होनी चाहिए इसकी सिंगल स्ट्रैंड की, इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, तो उस स्टेज पर पहुंचने के बाद जो रेप ए प्रोटीन है ये इस सिंगल स्ट्रैंड के दोनों जो एंड्स हैं उनको ज्वाइन करा देगा और फिर यहां से हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जो थोड़ा सा निक या गैप बचा रह गया है उसको क्या करेंगे, कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। सॉरी, हम वहां पे नहीं कह रहे हैं, फिर से समझिए इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इसने सीलिंग करा दी, ये रिलीज हो गया। ये जो डबल स्ट्रैंड ओरिजिनल प्लाज्मिड जो है इसमें ये जो स्ट्रैंड में ब्रेक इंट्रोड्यूस किया था रेप ए ने इनिशियली, ये जो गैप बचा रह गया है इसको सील करने के लिए ये डीएनए लाइगेज यहां से अटैच होगा। तो इट सील्स द निक इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये ध्यान रखना है हमको। तो ये अलग हो गया, काम इसका हो गया खत्म। एक और अभी ये सिंगल स्ट्रैंड तैयार हुआ है SSDNA, अब ये रेप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा। तो वो रेप्लिकेशन की स्टेप कैसे होती है, इस सिंगल स्ट्रैंड में लूपिंग होती है, अंदर की तरफ ये लूप फॉर्म करता है। इस लूप फॉर्मेशन से यहां से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हट गई, लूप बना। ये लूप जो है ये प्राइमर फॉर्मेशन के लिए एक तरीके का बेस या टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। फिर ये देखिए ये प्राइमर इस लूप को टेम्पलेट मान के तैयार हो गया। तो ये प्राइमर कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। अब जब प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया इस स्पेसिफिक रीजन से,
तो अब इसको क्या करना है, प्राइमर को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, दिस प्राइमर इज बीइंग एक्सटेंडेड। तो अब बाहर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के जो होस्ट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी बैक्टीरिया का ही जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो इस स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यू ऐसे सिंथेसाइज करते हुए पूरा कंप्लीट कर देगा। अगले डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता जा रहा है, वैसे वैसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है डीएनए, और वैसे वैसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो हटती चली जा रही हैं। यहाँ पे आके ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो थोड़ा सा गैप बच गया है, इस गैप को कौन सील कर देगा, डीएनए लाइगेज। तो ये आ गया हमारा डीएनए लाइगेज, और ये फाइनली सील कर देता है निक को, और हमको एक और डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डीएनए मिल गया। अब दो हो गए। अब दो, तो फिर से रेप ए आएगा, फिर इसके ओरी पे निक इंट्रोड्यूस करेगा सिंगल स्ट्रैंड में, फिर सारी कहानी ऐसे चलेगी, जिससे और ज्यादा कॉपीज जो है वो प्लाज्मिड डीएनए की तैयार हो जाएंगी। तो ये तरीका बेसिकली प्लाज्मिड्स में एक्ट करता है। अगर हम वायरल जीनोम की बात करें, या वायरल डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें, स्पेशल रेफरेंस टू द टू एग्जांपल्स जो हमने मेंशन किए, लैम्डा फाज और M13, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत उसमें नहीं जाएंगे, बस इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बाकी मेन मैकेनिज्म जो प्लाज्मिड वाली भी याद रहेगी तो बहुत अच्छा है। इसमें मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसमें होगा क्या, इसमें भी इसी तरीके से निक इंट्रोड्यूस होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए ये निक इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर क्या होगा, इस कंडीशन में, इस केस में होता यह है कि निक जब इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, तो बाकी सारी मैकेनिज्म तो वैसे ही चल रही है। ये हम निक ऐसे दिखा भी दे रहे हैं, दूसरा कलर कहाँ गया, ये हो गया हमारा, दिस इज 3 प्राइम OH और दिस इज 5 प्राइम फॉस्फेट, मिल गया हमको। नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये जो 3 प्राइम फॉस्फेट वाला ये है, ये आगे की तरफ ऐसे मूव करता जाएगा, कलर हमने चेंज कर दिया, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये वाला हिस्सा जो है 5 प्राइम वाला, ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होता चला जाएगा। तो ये 5 प्राइम वाला हिस्सा है, और ये 3 प्राइम वाला आगे की तरफ मूव कर रहा है। और फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये अंदर वाला स्ट्रैंड जिसको टेम्पलेट मान के सिंथेसिस हो रही है, और लाइक दिस, अजीब बन गया ऐसे, ये अभी आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें जो 5 प्राइम का पुराना वाला हिस्सा था वो ऐसे एक्सटेंड होता चला जा रहा है, 5 प्राइम, इस तरीके से। एंजाइम्स वही सब काम कर रहे हैं, जो होस्ट में जाएगा तो जाहिर सी बात है, इसको बैक्टीरिया इसका होस्ट है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मिल ही जाएगा। अब आगे क्या होगा, ये यहां तक जब पूरा आ जाएगा, तो यहाँ डीएनए लाइगेज इसको सील कर देगा, और ये कॉपी अलग हो जाएगी। अगर सिंगल कॉपी अलग हो रही है, यानी कि इफ, या इफ क्यों कहें, कंडीशन हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, सीधे एग्जांपल से बात करेंगे कि इन लैम्डा पेज सिंगल कॉपी of newly synthesized strand is produced, जबकि, क्या ये उल्टा हो गया, हाँ ये उल्टा हो गया, M13 में ऐसा होता है। M13 में सिंगल कॉपी जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की बनती है, जबकि लैम्डा फाज में क्या होता है कि रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेनी कॉपीज। और उसमें होता क्या है, देखिए,
ये कहानी ऐसे चलती रहती है, ये फिर ऐसे आके और अंदर फिर से घुस जाएगा, फिर ये एक्सटेंड करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे करके हम इसको और अंदर ऐसे घुसा दे रहे हैं यहाँ पे दोबारा वाले में, और ये यहाँ से निकल रहा है, फिर से निकल रहा है ये यहाँ, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहे हैं, फिर ऐसे, और ये 5 प्राइम। इसका मतलब की है कॉपी 1, कॉपी 2 एंड कॉपी 3। ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ राइट फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकैटामर। यानी कि सेम स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में फॉर्म हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, बाद में इसको निक करके वायरस का ही जो जीनोम है उसमें एंजाइम कोड जो करता है वो निक करेगा, और उसके बाद ये इंडिविजुअल डीएनए जो है वो पैक हो जाएंगे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद, ऐसे ही नहीं। तो इस तरीके से वायरस के जीनोम में रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन में लीनियर कॉपीज जो है वो तैयार हो रही हैं। तो ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन वायरसेस रोलिंग सर्कल replication leads to formation of linear copies of genome। जबकि प्लाज्मिड में हमने क्या देखा? प्लाज्मिड में सर्कुलर कॉपी जो है वो तैयार हो रही है। तो दिस वाज अबाउट रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। अब एक चीज इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर ये पूछा जाए, अच्छा हमने वो डबल स्ट्रैंड वाला तो वो किया ही नहीं, बताया ही नहीं। एक्चुअली में होगा क्या कि जो डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, उसमें वो दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस, वो पूरा ग्रुप ऑफ है ना एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स भी उसको हम कह सकते हैं। तो एक्चुअली में होता ये है कि जैसे जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे इसमें भी फॉर्मेशन जो है दूसरे स्ट्रैंड का ऐसे 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 होता चला जाता है, जितना खुलेगा उतना होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नया बन रहा है ये क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड की तरह ये 5 प्राइम वाला जो है, जबकि 3 प्राइम वाला जो मूव कर रहा है ये इट एक्ट्स एज लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस चल रही है 3 प्राइम की। जबकि ये जितना खुल रहा है उतनी बार ये सेगमेंट्स, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको हम कहें, तो इसी तरीके से बाद में ये रिसील हो जाएंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो ये भी इलाका जो है वो डबल स्टैंडर्ड हमको मिल जाएगा। मिस हो रहा था, इसको बताया हमने। क्या समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। बीच में कटा तो नहीं था आवाज? नहीं सर। हम्म, ठीक है। आज इसको इतना ही रखते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, डी लूप वाला है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में उसको बताना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, थोड़ा अलग तरीका है डी लूप रेप्लिकेशन, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।